वीडियो गेम की दुनिया में ना एक बहुत ही कमाल की सुविधा होती है जिसे हम रीसेट बटन कहते हैं। हाँ बिल्कुल, सबसे जरूरी बटन होता है वो। है ना? मतलब अगर कोई खिलाड़ी किसी मुश्किल लेवल को पार नहीं कर पाता या मान लीजिए खेलते खेलते हार जाता है, तो बस एक बटन दबाओ और गेम को रीस्टार्ट कर लो। सही बात है। सब कुछ बिल्कुल वहीं से शुरू होता है जहां से शुरुआत हुई थी, बिना किसी पुराने नुकसान के। लेकिन क्या हमारी असल जिंदगी की अदालतों में ऐसा कोई रीसेट बटन होता है? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। अक्सर ये सवाल उठता भी है कि मान लीजिए कोर्ट में एक भारी भरकम केस फाइल करे और जब सुनवाई का असली दिन आए तो वो अदालत से ही गायब हो जाए। तो लाजिमी है कि जज उस केस को खारिज कर देंगे। बिल्कुल, जज के पास कोई और विकल्प होता ही नहीं है। हाँ, पर क्या वो वादी अगले दिन उठकर उसी मुद्दे पर उसी व्यक्ति के खिलाफ एक बिल्कुल नया केस ठोक सकता है? क्या वो कानूनी रीसेट बटन दबा सकता है? इसी का जवाब तो आज हमें खोजना है। 2024 का ये फैसला है। और ये फैसला ना महज एक कानूनी विवाद नहीं है, ये न्याय प्रणाली की जड़ों को समझने का एक बहुत बड़ा दस्तावेज है। तो चलिए इसी पर आज की चर्चा शुरू करते हैं। मैं सच में इसके बारे में और जानना चाह रही थी। जी, और इस विश्लेषण में आगे बढ़ने से पहले ना ये स्पष्ट करना आवश्यक है कि हमारी ये चर्चा केवल कुछ सूखी कानूनी धाराओं या सिविल प्रक्रिया संहिता के पन्नों तक सीमित नहीं रहेगी। मतलब ये सिर्फ सेक्शन और रूल्स का खेल नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये उससे बहुत आगे की चीज है। ये मामला न्याय प्रणाली की सार्वजनिक नीति यानी पब्लिक पॉलिसी और एक वादी के आचरण, जिसे हम कंडक्ट कहते हैं, उसकी एक गहरी जांच है। आचरण, ये शब्द काफी भारी लगता है सुनने में। है भी, क्योंकि अदालतें केवल नियमों की किताब से एक मशीन की तरह नहीं चलती। वे ये भी देखती हैं कि अदालत का दरवाजा खटखटाने वाले की वास्तविक नियत क्या है। और ये जो मामला है ना, ये इसी नियत, प्रक्रिया और कानूनी भूल भलैया के टकराव का एक क्लासिक उदाहरण है। ठीक है, तो आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि जब मैं इसके दस्तावेजों को देख रही थी तो ये कहानी मुझे किसी सस्पेंस थ्रिलर की तरह आगे बढ़ती हुई लगी। हाँ, इसमें काफी सारे ट्विस्ट हैं। वही तो, इसमें पहले एक शानदार जीत है, फिर जमीन पर कब्जा लेने की जद्दोजहद है और अचानक से एक नया किरदार कहानी में एंट्री ले लेता है। तो सबसे पहले ये बताइए कि इस पूरे विवाद की असल जड़ क्या थी? देखिए, इस विवाद की जड़ें अचल संपत्ति यानी रियल एस्टेट के एक बहुत ही विशिष्ट कानूनी पहलू से जुड़ी हैं। इसे कानूनी भाषा में विशिष्ट प्रदर्शन या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। अच्छा, ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या होता है? इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। आमतौर पर जब कोई कॉन्ट्रैक्ट टूटता है ना, तो अदालतें हर्जाना या पैसा दिलाकर मामले को खत्म कर देती हैं। हाँ, कि चलो नुकसान हुआ है तो पैसे ले लो और बात खत्म करो। बिल्कुल, लेकिन विशिष्ट प्रदर्शन में अदालत किसी पक्ष को मजबूर करती है कि उसने जो वादा किया था, जैसे कि संपत्ति बेचने का करार, उसे हूबहू उसी रूप में पूरा किया जाए। यानी जमीन का वादा था तो जमीन ही देनी पड़ेगी, पैसे से काम नहीं चलेगा। एकदम सही। इस मामले में भी यही हुआ। अपीलकर्ता ने शुरुआत में ये केस जीत लिया था। अदालत ने उसके हक में फैसला सुना दिया कि भाई संपत्ति उसे ही मिलनी चाहिए। वाह, यानी आधी जंग तो कागजों पर जीती जा चुकी थी, कोर्ट का आदेश उनके हाथ में आ गया था। कागजों पर तो पूरी जंगी जीती जा चुकी थी। हाँ। लेकिन कानूनी दुनिया में फैसला जीतना केवल आधी हकीकत है। असली परीक्षा तब शुरू होती है जब निष्पादन कार्यवाही, जिसे हम एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स कहते हैं, उसका समय आता है। कोर्ट ने आदेश तो दे दिया, लेकिन अब उस कागजी फैसले को जमीन पर उतारना था, यानी संपत्ति का असल में भौतिक कब्जा लेना था। यहाँ ना मैं एक रोजमर्रा का उदाहरण जोड़ना चाहूंगी। जी, मुझे बताइएगा कि मैं सही सोच रही हूँ या नहीं। हाँ, बताइए। ये तो ऐसा हो गया जैसे किसी ने एक जमीन का टुकड़ा खरीदा, सरकारी दफ्तर से उसका नक्शा वक्शा भी पास करवा लिया, सब कुछ पक्का है। और जब वो व्यक्ति उस जमीन पर अपनी नींव खोदने और ईंटें रखने पहुंचा तो देखा कि वहां पहले से ही कोई दूसरा व्यक्ति अपना टेंट लगाकर बैठा है और कह रहा है कि उसके पास भी एक कागज है। ये तुलना इस स्थिति को बहुत ही सटीक तरीके से दर्शाती है। एग्जीक्यूशन वही चरण है जहां असल में ईंटें रखी जाती हैं। तो यहाँ ईंटें रखने में क्या दिक्कत आई? दिक्कत ये आई कि जब अदालत के आदेश का निष्पादन हो रहा था, तब अचानक एक तीसरा पक्ष, थर्ड पार्टी, सामने आ जाता है। ये तीसरा पक्ष उस संपत्ति के कब्जे का विरोध करने लगता है। अरे बाप रे, उसका क्या दावा था? उसका दावा था कि उसके पास एक बिल्कुल अलग सेल डीड है और वो उस संपत्ति का असली स्वतंत्र मालिक है। ये तो एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। जाहिर है जिसने इतनी मेहनत से पहला केस जीता है, वो इस नई सेल डीड को इतनी आसानी से तो स्वीकार नहीं करेगा।
तो उस तीसरे पक्ष को चुनौती दी गई होगी। यही स्वाभाविक कदम था और यही किया भी गया। अपीलकर्ता ने इस नई सेल लीड को शून्य घोषित करवाने और अपनी राह का कांटा हटाने के लिए बाकायदा एक नया केस फाइल कर दिया। चलिए, यहाँ तक तो सब कुछ कानूनी प्रक्रिया के दायरे में ही चल रहा था। बिल्कुल, लेकिन कहानी में जो असली मोड़ आता है ना, वो इस नए केस की सुनवाई के दिन आता है। अच्छा, ऐसा क्या हुआ उस दिन? जब अदालत में मामले की सुनवाई के लिए पुकार लगाई जाती है, तो ना तो वादी जिसने केस किया था और ना ही उसका कोई वकील अदालत में मौजूद होता है। गायब? दोनों ही गायब? हाँ, अदालत इंतजार करती है, बार बार पुकार लगाती है, लेकिन कोई उपस्थित नहीं होता। अब आप ही बताइए, अंततः जज के पास क्या विकल्प बचता है? जज तो केस खारिज ही कर देंगे ना। बिल्कुल, अदालत उस केस को डिफॉल्ट के कारण बर्खास्त कर देती है। इसे ही कानूनी भाषा में डिसमिस्ड फॉर डिफॉल्ट कहा जाता है। तो मतलब एक केस जो शुरू हुआ था वो बिना किसी बहस के, बिना लड़े ही खत्म हो गया। लेकिन इसके बाद क्या कदम उठाया गया? क्या वादी ने अदालत को कोई कारण नहीं बताया कि वो क्यों नहीं पहुंच सका? देखिए, बर्खास्तगी के बाद वादी ने बहाली का एक आवेदन दिया था। मतलब केस दोबारा खोलने के लिए? हाँ, इसे रिस्टोरेशन एप्लीकेशन कहा जाता है। इसका अर्थ है अदालत से ये गुहार लगाना कि कोई मानवीय भूल या कोई उचित कारण था जिसके चलते हम उपस्थित नहीं हो पाए, इसलिए कृपया केस को दोबारा सुना जाए। तो क्या अदालत ने बात मान ली? यहाँ एक और बड़ा झटका लगता है। अदालत उस आवेदन को भी खारिज कर देती है। ओहो, मतलब बहाली भी नामंजूर? हाँ, अदालत को उनके द्वारा दिया गया कारण पर्याप्त या ठोस लगा ही नहीं। अब यहाँ से चीजें एक खतरनाक मोड़ लेती हैं। अपीलकर्ता ने कानूनी प्रक्रिया का सीधा रास्ता अपनाने के बजाय एक पिछले दरवाजे की रणनीति बनाई। पिछले दरवाजे की रणनीति? ये थोड़ा अजीब लग रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब अपीलकर्ता ने सोचा कि चूंकि नया केस तो खारिज हो गया है, तो क्यों ना पुरानी निष्पादन कार्यवाही जो पहले जीते गए केस के आधार पर अभी भी लंबित हैं, उसी में इस नई सील डीड वाले विवाद को घुसा दिया जाए। अरे, मतलब सीधे रास्ते से जब केस नहीं चला तो एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स के दौरान आपत्तियों दर्ज करा के उसी मुद्दे को पिछले दरवाजे से दोबारा जिंदा करने की कोशिश की गई। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, लेकिन हाई कोर्ट और अंततः सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी रणनीति को पकड़ लिया। यहाँ ये मामला और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि जब हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के दस्तावेज पढ़ते हैं ना, तो कुछ भारी भरकम लैटिन शब्द सामने आते हैं। हाँ, वो तो कानून में आम बात है। जैसे कि एक शब्द है रेस जुडिकेटा। ये एक ऐसा शब्द है जो अक्सर कानूनी बहसों में गूंजता रहता है। ये वास्तव में कैसे काम करता है? इसे समझना बहुत जरूरी है। सिविल प्रक्रिया संहिता, जिसे हम सीपीसी कहते हैं, उसकी धारा 11 रेस जुडिकेटा के सिद्धांत को परिभाषित करती है। अच्छा, धारा 11। हाँ, इसका मूल अर्थ यह है कि अगर किसी एक मुद्दे पर किसी सक्षम अदालत ने गुण दोष के आधार पर यानी मेरिट्स पर अपना अंतिम फैसला सुना दिया है, तो उसी मुद्दे को लेकर उन्हीं पक्षों के बीच दोबारा नया केस फाइल नहीं किया जा सकता। मेरिट्स पर तय होने का थोड़ा और स्पष्ट मतलब क्या है? मेरिट्स पर तय होने का मतलब है कि अदालत ने बाकायदा दोनों पक्षों की दलीलें सुनी, गवाहियों की जांच की, सबूतों को परखा और तब जाकर कोई निर्णय दिया। सोचिए, अगर ये नियम ना हो तो अदालतों में कभी कोई विवाद खत्म ही नहीं होगा, एक ही केस बार बार चलता रहेगा। वो तो है, लेकिन एक मिनट रुकिए। अगर मेरिट्स का मतलब गवाहियां और दलीलें सुनना है, तो इस मामले में तो वादी अदालत पहुंचा ही नहीं था। जी हाँ। तो गवाहियों और सबूतों की तो नौबत ही नहीं आई, मामला तो सिर्फ डिफॉल्ट में खारिज हुआ था। यही वो तकनीकी पेच है जिस पर अपीलकर्ता ने अपना पूरा दांव खेला था। अच्छा। उनका तर्क था कि चूंकि पिछला केस डिफॉल्ट में खारिज हुआ था, वो कभी मेरिट पर तो सुना ही नहीं गया, इसलिए रेस जुडिकाटा यानी धारा 11 का नियम यहाँ लागू ही नहीं होना चाहिए। एक मिनट के लिए सोचें तो ये तर्क तकनीकी रूप से गलत नहीं लगता। अगर अदालत ने मामले को मेरिट पर सुना ही नहीं, तो तकनीकी रूप से वादी को दूसरा मौका मिलना ही चाहिए था। यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी को बिना खेले ही आउट करार दे दिया गया हो। देखने में ऐसा ही लगता है। तो अगर तकनीकी रूप से वादी सही था, तो क्या जज साहब ने नियमों की किताब को किनारे रखकर कोई अलग ही पैमाना अपना लिया? यहीं से ना कानून की गहराई और उसकी दार्शनिक समझ सामने आती है। यहाँ जो बात सबसे अधिक रोचक है वो ये है कि अदालतें केवल रेस जुडिकेटा के तकनीकी छल्लों से नहीं बंधी हैं। तो उन्होंने क्या आधार लिया? सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ एक बहुत ही प्राचीन और महत्वपूर्ण लैटिन सिद्धांत का हवाला दिया, नेमो डेबिट बिस वेक्सारी। नेमो डेबिट बिस वेक्सारी, इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही कारण के लिए 2 बार परेशान नहीं किया जाना चाहिए।
जरा सोचिए, रोमन काल या प्राचीन न्यायविदों ने ये सिद्धांत क्यों बनाया होगा? ये इसलिए बना क्योंकि मुकदमेबाजी कोई आसान प्रक्रिया नहीं है। निश्चित रूप से। ये केवल कागजों का लेन देन थोड़ी है, इसमें तो भारी मानसिक और आर्थिक तनाव शामिल होता है। सटीक बात है। इसी तनाव को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भले ही धारा 11 यहाँ प्रत्यक्ष रूप से लागू ना हो, लेकिन हमारी प्रक्रिया संहिता में और भी कई दीवारें हैं। जैसे कि अदालत ने ऑर्डर 9 रूल 8 और 9 का जिक्र किया। ऑर्डर 9 रूल 9 सिर्फ एक साधारण नियम नहीं है, ये एक फायरवॉल की तरह काम करता है। एक तरह की रुकावट। हाँ, ये नियम स्पष्ट करता है कि अगर वादी के गैर हाजिरी के कारण कोई केस बर्खास्त हो जाता है, तो वादी उसी कॉज ऑफ एक्शन यानी उसी कारण पर नया केस फाइल नहीं कर सकता। बाप रे, ये तो काफी सख्त है। सख्त है, लेकिन सोचिए अगर ये फायरवॉल ना हो तो क्या होगा? कोई भी अमीर मुवक्किल सिर्फ अपने पैसे के दम पर बार बार केस फाइल करेगा, सुनवाई के दिन जानबूझकर गायब हो जाएगा और किसी गरीब प्रतिवादी को अनंत काल तक अदालतों के चक्कर कटवाता रहेगा। ये बात भी है, यानी ये नियम एक तरह से सिस्टम के दुरुपयोग को रोकने की ढाल है। बिल्कुल, और इसके साथ ही अदालत ने ऑर्डर 23 रूल 1 को भी आधार बनाया। वो क्या कहता है? ये नियम परित्याग या अबैंडनमेंट से जुड़ा है। इसका सिद्धांत ये है कि कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से बिना अदालत की अनुमति लिए अपना केस बीच मझधार में नहीं छोड़ सकता। मतलब आपने केस किया है तो उसे पूरा लड़ना होगा। हाँ, अगर कोई ऐसा करता है तो कानून ये मान लेता है कि उसने अपने अधिकारों का परित्याग कर दिया है और इसके बाद वो उसी मुद्दे पर दोबारा कोई दावा पेश नहीं कर सकता। तो इन तमाम कानूनी दीवारों और सिद्धांतों के बीच सुप्रीम कोर्ट का मुख्य नजरिया क्या उभर कर सामने आया? क्योंकि एक तरफ डिफॉल्ट जैसी एक तकनीकी चीज है और दूसरी तरफ अबैंडनमेंट जैसी बहुत ही गंभीर थ्योरी। सुप्रीम कोर्ट का नजरिया बहुत ही स्पष्ट और व्यापक था। उन्होंने इस पूरे प्रकरण को रेस जुडिकेटर से परे जाकर विश्लेषित किया। अच्छा। अदालत का मानना था कि न्याय प्रणाली एक सार्वजनिक संसाधन है। जब कोई व्यक्ति अदालत में केस फाइल करता है और फिर उसे बिना किसी ठोस कारण के यूं ही छोड़ देता है या डिफॉल्ट होने देता है, तो ये केवल एक लापरवाही नहीं है। तो इसे क्या माना गया? ये उस वादी के आचरण को दर्शाता है। ये दिखाता है कि वो अपने ही मामले के प्रति गंभीर नहीं था। इसे ही अदालत ने मामले का परित्याग माना। लेकिन जरा इस पर एक मानवीय दृष्टिकोण से भी तो विचार करें। मेरा मतलब है, कानून कठोर हो सकता है, लेकिन इंसान तो गलतियां करते हैं ना। जी, वो तो है। मान लीजिए वकील सच में किसी भारी ट्रैफिक में फंस गया हो, या कोई अचानक मेडिकल इमरजेंसी आ गई हो, या मुवक्किल से ही कोई ऐसी चूक हो गई हो जो जानबूझकर न की गई हो। क्या सीधे इसे परित्याग मान लेना, उसे हमेशा के लिए सिस्टम से बाहर कर देना, ये थोड़ा अत्यधिक कठोर प्रतीत नहीं होता? ये एक बहुत ही जायज चिंता है और मैं साफ कर दूं कि कानून अंधा या संवेदनहीन बिल्कुल नहीं है। अदालतें इन मानवीय परिस्थितियों को भली भांति समझती हैं। फिर इस मामले में इतनी सख्ती क्यों? क्योंकि यहाँ तराजू के दूसरे पड़ले को भी देखना होगा, प्रतिवादी के अधिकार, जो खुद को डिफेंड कर रहा है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में प्रतिवादी के संरक्षण पर बहुत जोर दिया है। जब किसी व्यक्ति के खिलाफ केस दायर होता है ना, तो उसकी रातों की नींद उड़ जाती है। वो अपना समय, अपनी गाड़ी कमाई और अपनी सारी ऊर्जा एक वकील ढूंढने, दस्तावेज जुटाने और कानूनी कार्यवाही में लगाता है। ये सच है, कोर्ट कचहरी की प्रक्रिया किसी को भी अंदर तक तोड़कर रख सकती है। इसीलिए अदालत का तर्क ये था कि वादी की लापरवाही या उसकी मानवीय भूल की सजा प्रतिवादी को आखिर क्यों दी जाए? प्रतिवादी को दोबारा उसी मानसिक और वित्तीय दबावों की भट्टी में क्यों झोंका जाए? ये बात तो बहुत तार्किक लग रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिसका जवाब इस व्यवस्था में ही मौजूद है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मानवीय भूल होने पर वादी के पास कोई विकल्प ही नहीं बचता। मतलब रास्ते खुले रहते हैं? बिल्कुल। अगर सच में कोई जेन्युइन कारण था, तो वादी के पास अपने केस को बहाल यानी रिस्टोर करने का वैधानिक अधिकार था। और तथ्य यही दर्शाते हैं कि उन्होंने वो रिस्टोरेशन का आवेदन दिया भी था, लेकिन वो खारिज हो गया था। और यहीं पर आचरण यानी कंडक्ट का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर वो बहाली का आवेदन गलत तरीके से खारिज हुआ था, या मान ले कि जज से उस दिन कोई चूक हुई थी, तो न्याय का स्थापित मार्ग क्या कहता है? स्थापित मार्ग क्या कहता है? वो ये कहता है कि उस बर्खास्तगी के आदेश के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील की जानी चाहिए थी। ओहो, मतलब उन्हें अपील करनी चाहिए थी। बिल्कुल, लेकिन अपीलकर्ता ने उस सीधे और पारदर्शी रास्ते को नकार दिया। इसके बजाय उन्होंने क्या किया? उन्होंने निष्पादन कार्यवाही यानी एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स का सहारा लेकर उसी मुद्दे को एक घुमावदार तरीके से अदालत में वापस लाने का प्रयास किया। मतलब सीधी उंगली से घी नहीं निकला,
तो डिब्बा ही टेढ़ा कर दिया। बिल्कुल। और अदालत ने इसी चालाकी, इसी आचरण को पकड़ा। संदेश स्पष्ट था कि न्याय प्रणाली की खामियों या प्रक्रियाओं का फायदा उठाकर उसे अपने हिसाब से नहीं मोड़ा जा सकता। तो अगर हम इन सब कड़ियों को जोड़ें तो इस फैसले से कई गहरे अर्थ निकलते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि डिफ़ॉल्ट होना कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हल्के में लिया जा सके। ये एक तरह से एक डेड एंड है। यथार्थ में ऐसा ही है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें ना, तो इस पूरे विश्लेषण से 4 बहुत ही व्यावहारिक और स्पष्ट निष्कर्ष निकलते हैं। वो 4 निष्कर्ष क्या हैं? सबसे पहला और अहम निष्कर्ष यही है कि कानूनी रोक अत्यधिक सख्त है। ऑर्डर 9 रूल 9 कोई सुझाव नहीं है, ये एक स्पष्ट वैधानिक रोक है। मतलब डिफ़ॉल्ट में केस खारिज हुआ तो बात खत्म। जी, उसी मुद्दे पर नया केस फाइल करना पूरी तरह से वर्जित है। और दूसरा निष्कर्ष मुझे ये लगता है कि अगर सच में कोई गलती हुई है तो समय बहुत मूल्यवान है। बिल्कुल। तुरंत रिस्टोरेशन यानी बहाली का रास्ता अपनाना ही एकमात्र सही विकल्प है। तथ्य यही है, तत्परता ही बचाव है। मतलब अगर वकील की अनुपस्थिति या किसी दुर्घटना के कारण केस बर्खास्त हुआ है तो बिना एक भी दिन व्यर्थ किए बहाली का आवेदन देना चाहिए। सही कहा। देरी करना केवल ये साबित करेगा कि वादी गंभीर नहीं है। और तीसरी बात जो इस पूरे प्रकरण से मुझे साफ होती दिख रही है वो ये है कि अगर बहाली का आवेदन भी खारिज हो जाए तो समाधान ऊपरी अदालत में है, न कि किसी पिछले दरवाजे की तलाश करने में। एकदम सटीक विश्लेषण है आपका। निष्पादन कार्यवाही में नए सिरे से उस मुद्दे को घुसाने की कोशिश करना कानून की नजर में एक गंभीर त्रुटि है। और चौथा निष्कर्ष? इसी से चौथा और शायद इस पूरे फैसले का सबसे दार्शनिक निष्कर्ष निकलता है। आचरण ही सर्वोपरि है। आचरण यानी कंडक्ट। हाँ, अदालतें वादी के आचरण को बहुत बारीकी से देखती हैं। मुकदमेबाजी कोई प्रयोग करने की प्रयोगशाला नहीं है। इसका उपयोग किसी भी व्यक्ति को बार बार परेशान करने के एक हथियार के रूप में बिल्कुल नहीं किया जा सकता। अरे वाह! यानी सालों से समाज में जो एक धारणा बनी हुई है कि कानून केवल मोटी-मोटी किताबों, कागजों और उनमें लिखी जटिल धाराओं का खेल है, वो बिल्कुल सच नहीं है। या जो सबसे अच्छी धारा ढूंढ लाएगा वही सिकंदर है। ये तो पूरे लीगल सिस्टम को देखने का नजरिया ही बदल देता है। बिल्कुल बदल देता है। अंततः कोर्ट ये देख रहा है कि अदालत का दरवाजा खटखटाने के पीछे नीयत कितनी साफ है। अगर नीयत साफ नहीं है या आचरण ये दिखाता है कि न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान ही नहीं किया जा रहा है, तो कोई भी तकनीकी खामी या शब्दों का जाल किसी को बचा नहीं सकता। आप सिस्टम के साथ आंख में चौली नहीं खेल सकते। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की सबसे बड़ी सुंदरता ही यही है। अदालत ने तकनीकी परिभाषाओं की संकीर्णता से ऊपर उठकर ये सुनिश्चित किया है कि न्याय प्रणाली का इस्तेमाल किसी के उत्पीड़न के लिए ना हो। ये बहुत जरूरी भी है। जब जज ने देखा कि एक पक्ष जानबूझकर या अपनी भारी लापरवाही से दूसरे पक्ष को उसी विवाद में दोबारा घसीटने की कोशिश कर रहा है, तो उन्होंने न्याय के मूल सिद्धांतों और सार्वजनिक नीति को एक ढाल की तरह इस्तेमाल किया। ये फैसला एक नजीर है कि न्यायपालिका की प्रक्रिया को हल्के में लेना या उसे अपने फायदे के लिए तोड़ना मरोड़ना अंततः खुद अपने ही केस को खत्म कर देने के समान है। तो इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए ये कहा जा सकता है कि कैसे एक प्रॉपर्टी विवाद, जो कि सतह पर देखने में बहुत ही आम और रोजमर्रा का विवाद लग रहा था, उसने कानूनी प्रक्रिया, सार्वजनिक नीति और जिम्मेदारी के इतने गहरे आयामों को खोलकर रख दिया। बिल्कुल। ये समझना बहुत जरूरी है कि जब अदालत की सीढ़ियां चढ़ी जाएं, तो वो पूरी गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ हो। डिफॉल्ट होने को अक्सर ना एक छोटी सी प्रक्रियागत देरी मान लिया जाता है, लेकिन इसके परिणाम केस की पूरी बुनियाद को हमेशा के लिए ध्वस्त कर सकते हैं। और ये पूरी चर्चा एक बहुत ही गहरा और विचारणीय सवाल भी खड़ा करती है। वो क्या? अगर हमारी अदालतें तकनीकी खामियों, जैसे कि इस मामले में रेस जुडिकेटा की सख्त परिभाषा, उससे ज्यादा वादी के आचरण और सार्वजनिक नीति को प्राथमिकता दे रही हैं, तो क्या इसका ये अर्थ निकाला जाए कि न्याय कक्ष में सबूतों और गवाहों के बक्से खुलने से पहले ही एक व्यक्ति की नीयत उसके केस का भाग्य तय कर देती है? उफ, ये एक ऐसा विचार है जो कानून की पूरी समझ को सच में झकझोर कर रख देता है। क्या कागजों पर मौजूद काले सफेद सबूतों से कहीं ज्यादा हमारा आचरण ही हमारी सबसे बड़ी गवाही बन जाता है? यही सोचने वाली बात है। इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस महत्वपूर्ण विश्लेषण के हर पहलू पर विचार करने के लिए बहुत कुछ है। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर एक नए विषय और उसकी गहराई के साथ उपस्थित होंगे।